हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे नाइस एकेडमी बाय नदीम सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके सिलेबस ओ लेवल के फर्स्ट मॉड्यूल M1 R5 IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स के इस कंप्लीट MCQ की सीरीज में चैप्टर नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के अगले 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 101 से लेके 125 तक क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप इन्हें पढ़कर अपना आसानी से एग्जाम क्लियर कर लोगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जरूरी हैं। इस वीडियो में आपको सिर्फ आंसर ही नहीं बल्कि आसान ट्रिक्स और मजेदार स्टोरीज भी मिलेंगी, ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट आपको लाइफ लॉन्ग याद रह सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी लर्निंग जर्नी को और देखते हैं आज का पहला सवाल। अगर आपने हमारी इससे पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, डायरेक्ट आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उसके अंदर हमने 100 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, 4 पार्ट आ चुके हैं इस सीरीज के, ये आज 5वां पार्ट है। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी मोड्स ऑफ कैलकुलेशन इन कंप्यूटर कैलकुलेटर। तो कंप्यूटर कैलकुलेटर के अंदर कितने कैलकुलेशन मोड होते हैं? देखिए, इसके अंदर 4 मोड होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है 4 मोड होते हैं। एक होता है हमारा स्टैंडर्ड मोड, दूसरा होता है हमारा साइंटिफिक मोड, तीसरा होता है हमारा प्रोग्रामिंग मोड या प्रोग्रामर मोड, और स्टेटिस्टिक्स मोड। स्टेटिस्टिक्स मोड ये कहाँ मिलते हैं? देखिए, आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे जाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पे जैसे ही आप यहाँ पे रन कमांड के अंदर लिखेंगे CALC कैल्क, ये कैलकुलेटर को ओपन करने की शॉर्टकट कीज है। यहाँ पे आपके पास सामने कैलकुलेटर ओपन होके आ जाएगा। यहाँ इस पर हैम बर्गर मेन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको दिखाएंगे कि आप स्टैंडर्ड कैलकुलेटर बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है, साइंटिफिक भी कर सकते हैं। ठीक है, साइंटिफिक नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए इसमें आप अंडर रूट वगैरह ये सारी एक्सपोनेंशियल वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए प्रोग्रामर का है, यहाँ पे आप बाइनरी डेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये स्टेटिस्टिक वाला है या ग्राफिंग, तो ये काम भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो बेसिकली 4 मोड यहाँ पे हमारे कैलकुलेटर में यूज किए जाते हैं। देखिए, इमेजिन करो कोई स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अगर उसे मैथ में लोग और साइन की वैल्यू निकालनी है तो वो साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर लेगा। ठीक है, साइंटिफिक मोड लगा के अपने इस कैलकुलेटर को यूज कर लेगा। और कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, बाइनरी कैलकुलेशन करनी है, तो प्रोग्रामर मोड लगा के आप ये काम आसानी से कर सकते हो। और जब आपको एवरेज वगैरह निकालना है तो स्टेटिस्टिक मोड आप चला सकते हो। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी आपको विंडोज कैलकुलेटर के अंदर मिलती है जो उसे पावरफुल बनाती हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल रहता है, ये प्लस माइनस है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन का जैसे काम को करने के लिए होता है। तो स्टूडेंट्स, आप याद रखें कि विंडोज कैलकुलेटर के अंदर टोटल 4 मोड्स होते हैं। अगले सवाल में जानेंगे कट कॉपी करने से पहले हमें क्या स्टेप लेना जरूरी होता है। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट विल यू डू फर्स्ट विद कट और कॉपी। जब भी आपको कंप्यूटर के अंदर कॉपी करना हो या कट करना हो, ठीक है, तो एक गोल्डन रूल होता है। उस गोल्डन रूल को आप हमेशा याद रखेंगे। गोल्डन रूल क्या है कि सबसे पहले देखिए, कंप्यूटर को क्या पता आप किसे कॉपी करना चाहते हो, किसे आप कट करना चाहते हो। ठीक है, तो उसके लिए आप उस टेक्स्ट को क्या करोगे, सबसे पहले सिलेक्ट करोगे। मान लीजिए मैंने ये इतना सिलेक्ट कर लिया, अगर मैं डिलीट करूंगा तो इतना ही होगा। ठीक है, गोल्डन रूल क्या है, सबसे पहले सिलेक्ट करो। जैसे मान लो मुझे यहाँ से ये डिलीट करना, कट करना, तो मैं पहले इसे सिलेक्ट करूंगा लोगों को। तो कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि इतने बहुत सारे टेक्स्ट में से सिर्फ मैं इस लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर मुझे यहाँ से ये वाला लोगो हटाना है तो मुझे इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो गोल्डन रूल क्या है, सबसे पहला स्टेप जो होता है कि आप उसे क्या करोगे, सिलेक्ट करो। चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो इमेज हो, कुछ भी हो, सबसे पहले हमें उसे सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, देखिए आपने देखा होगा कि आपने पूरा एक ये लाइन पैराग्राफ लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका कर्सर रखा हुआ है, आप डायरेक्ट क्या करते हो, कंट्रोल C कर रहे हो, कंट्रोल+C दबा रहे हो, और फिर कंट्रोल V कर रहे हो, पेस्ट कर रहे हो, तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका कर्सर यहाँ है, उसने कुछ सिलेक्ट नहीं किया। तो आपको क्या करना होगा, माउस से ड्रैग करके यहाँ तक जो पैराग्राफ है उसे सिलेक्ट कर लेना होगा पहले। ठीक है, जब आप सिलेक्ट कर लेते हो तो कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि आपको ये सेंटेंस को क्या करना है,
कट करना है या इसको कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए आप सी दबाते हो, ठीक है। कट करने के लिए कंट्रोल एक्स दबाया जाता है, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी प्रेस किया जाता है, ठीक है। तो आपको जो लाइन कॉपी करनी थी, है ना, आपने डायरेक्ट खाली कंट्रोल सी दबाया, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि आपने टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं किया था। जैसे दुकान में सामान उठाए बिना पैकिंग नहीं हो सकती, वैसे ही टेक्स्ट को सिलेक्ट किए बिना आप उसको कॉपी या कट नहीं कर सकते। तो याद रखो स्टूडेंट, कट और कॉपी से पहले का जो स्टेप होता है उसमें आपको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। अब अगले सवाल में हम सीखेंगे कैसे फाइल को बिना रिसाइकिल बिन में डाले डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए ये पिछली वाले, है ना, पिछली वीडियो में भी हमारे पास ये क्वेश्चन आया था। तो इसका सिंपल सा रहेगा आंसर, शिफ्ट के साथ आपको डिलीट प्रेस करना है। शिफ्ट डिलीट से आपका जो होगा वो आपके रिसाइकिल बिन में स्टोर नहीं होगी फाइल, डायरेक्टली आपके सिस्टम में से डिलीट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, विच कमांड इज यूज्ड टू गेट अ प्रिंट ऑफ फाइल इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए स्टूडेंट्स, आपने स्कूल या कॉलेज में देखा होगा, जब भी आपको असाइनमेंट सबमिट करना होता है तो हम फाइल को क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। हमारी जो फाइल होती है हम उसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। वैसे ही यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपको कोई फाइल को प्रिंट करना हो तो उसके लिए एक स्पेशल कमांड होती है, ठीक है। जो, अब सवाल यह है कि वो कौन सी स्पेशल कमांड होती है जिसके द्वारा यूनिक्स के अंदर आप फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये है IPR या LPRA, ओके। यूनिक्स में फाइल को प्रिंट करने के लिए जो कमांड होती है इसे आप स्मॉल में IPR, है ना, इसमें कैपिटल आई रहेगा फर्स्ट और PR। तो आई प्रिंट इसकी फुल फॉर्म होती है, आई प्रिंट भी कहते हैं इसे। आप, इसका मतलब है, IPR का मतलब है कि आई वॉन्ट प्रिंट, इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी आई वॉन्ट प्रिंट। आप इसे याद रख सकते हैं, IPR। IPR कमांड होती है जो आपकी फाइल को यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रिंट करने के काम में आती है। ये जो CP है ये कॉपी करने के काम में आएगी। MV जो है ये रीनेम करने के काम में आती है, या फाइल को मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, ठीक है। ये जो PT है, ऐसी कोई कमांड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नहीं एग्जिस्ट करता है। देखिए इसे आप एक स्टोरी से याद रख सकते हैं। इमेजिन करो, एक स्टूडेंट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की लैब में, है ना, यूनिक्स लैब के अंदर काम कर रहा है, और टीचर ने कहा कि असाइनमेंट को प्रिंट कर दो। जो उनको असाइनमेंट दिया गया था उसको प्रिंट करना था। तो स्टूडेंट ने MB, ठीक है, MB CP ट्राई किया, लेकिन उससे क्या है, कुछ नहीं हुआ। फिर उसने IPR को ट्राई किया, IPR कमांड का यूज किया, रन करा, और सेकंड्स में ही उसकी फाइल क्या हो गई, प्रिंट निकल कर बाहर आ गई। टीचर बोला यही है सही ट्रिक, जब भी आपको प्रिंट करना है तो आप कौन सी ट्रिक यूज करोगे, IPR इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु हैंडल ऑल द कंप्यूटर फंक्शन। कंप्यूटर के जो फंक्शन है उन्हें कौन हैंडल करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के अंदर हजारों काम होते हैं, जैसे इनपुट लेना, है ना, आउटपुट आपको प्रोवाइड करना, मेमोरी को मैनेज करना, फाइल्स को हैंडल करना, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस, ये सारे काम, है ना, ये सारे काम हमारे कंप्यूटर के अंदर किए जाते हैं। इन सबको हैंडल करने के लिए एक मैनेजर की जरूरत होती है, और वही मैनेजर पूरे सिस्टम को मैनेज करता है, ठीक है। तो ये सारे काम कौन करता है, ये सब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए एक बड़ा ऑफिस है जिसमें अलग अलग एम्प्लॉय अलग अलग काम कर रहे हैं। कोई फाइल्स रख रहा है, कोई रिपोर्ट्स बना रहा है, ठीक है, कोई फोन उठा रहा है। लेकिन अगर मैनेजर ना हो तो ये सब उलझ जाएंगे। वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम के अंदर OS मैनेजर ना हो तो हर फंक्शन कंट्रोल करना, जैसे इनपुट का आना, आउटपुट भेजना, मेमोरी को मैनेज करना, इन सबको कंट्रोल करने में उलझ जाएगा। और हर फंक्शन को, ऑपरेटिंग सिस्टम ही हर फंक्शन को कंट्रोल करता है और उसे मैनेज करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच वी सेपरेट फाइल्स नेम एंड एक्सटेंशन। जब आप किसी फाइल को सेव करते हो तो उस फाइल का नाम सिर्फ ABC या नोट्स नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आपको एक छोटा सा क्या करना होता है, एक्सटेंशन जोड़ना होता है। तो फाइल नेम और एक्सटेंशंस को हम जब लिखते हैं तो कौन से सिंबल से उसको दोनों को सेपरेट
करते हैं। जैसे सपोज आपने कोई रिज्यूम बनाया, ठीक है, अब ये रिज्यूम फाइल जो है आपने एम एस वर्ड सॉफ्टवेयर में बनाई है, तो एम एस वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है वो डॉक होता है, ठीक है। अब इन दोनों को, रिज्यूम और डॉक, या आप यहाँ पे एट द रेट लगाएंगे, हैश से सेपरेट करेंगे, डॉलर से सेपरेट करेंगे, या डॉट से सेपरेट करते हैं, तो आपका जो फाइल नेम और एक्सटेंशन होता है वो डॉट से सेपरेट करा जाता है। डॉट इस तरीके से लगेगा, रिज्यूम डॉट डॉc। ये जो एक्सटेंशन होता है ये 3 है ना डिजिट या 4 डिजिट का हो सकता है, और ये डॉट से सेपरेट किया जाता है। एक्सटेंशन, फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो फाइल की पहचान करने की नहीं होती है। जैसे यहाँ पे डॉक फाइल है तो डॉक्यूमेंट फाइल है, अगर यहाँ पे डॉट एक्सएलएस होता तो ये एक्सेल स्प्रेडशीट होती, अगर डॉट पीपीटी होती तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल होती। और आपने देखा होगा बहुत सारी फाइल आती हैं डॉट पीडीएफ फाइल, तो पीडीएफ फाइल जो होती हैं ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होती हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये फॉर्मेट ऐसा होता है कि आप इसे मोबाइल फोन में, लैपटॉप में, पीसी में, कहीं भी इसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन जो डॉक फाइल होगी वो एमएस वर्ड में ही ओपन होगी, जो एक्सेल फाइल होगी वो एक्सेल के अंदर ओपन होगी, और जो पीपीटी फाइल होगी वो पावर पॉइंट के अंदर ओपन होगी, क्योंकि इसका एक्सटेंशन है और इसी से इनकी फाइल की पहचान होती है। तो जब भी आप फाइल नेम लिखते हैं, ठीक है, तो फाइल नेम और एक्सटेंशन के बीच में हम क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, तो इसको हम डॉट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच स्ट्रिप इज डिस्प्ले एट द बॉटम। नीचे जो पट्टी होती है स्ट्रिप, बॉटम में है ना, बॉटम का मतलब होता है नीचे, और डिस्प्ले पे सबसे नीचे जो पट्टी होती है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए गाइस, ये जो पट्टी है नीचे, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पे टाइम आता है, यहाँ स्टार्ट बटन आता है, तो इस पट्टी को हम क्या कहते हैं, इस पट्टी को हम टास्क बार कहते हैं। क्या कहते हैं, ये हमारी टास्क बार होती है। टास्क का मतलब होता है काम, है ना, जो काम हमारे चल रहे हैं कंप्यूटर के अंदर। जैसे आपने गूगल क्रोम ओपन कर रखा है ना, माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन कर रखा है, वीएलसी मीडिया प्लेयर, एमएस वर्ड, जो भी टास्क आपने ओपन कर रखे हैं ये टास्क के दिखाती है। इस टास्क बार के अंदर, है ना, जब भी हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो सबसे नीचे ये पट्टी होती है, और इसी पट्टी पर हमारा सबसे लेफ्ट साइड में इधर स्टार्ट बटन आता है, ठीक है, स्टार्ट बटन होता है। फिर एक सर्च बॉक्स होता है, ठीक है, और पिन ऐप भी रहते हैं, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, ये यहाँ पे 2-3 ऐप पिन रहेंगे, और इधर राइट साइड में टाइम और नोटिफिकेशन एरिया रहता है, ठीक है। विंडो स्क्रीन के सबसे नीचे दिखाई देने वाली ये पट्टी हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी टास्क बार ही कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज नॉट कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सी कैटेगरी लैंग्वेज की कैटेगरी नहीं है। तो देखिए, लो लेवल लैंग्वेज ये जो होती है ये हमारी मशीन लैंग्वेज होती है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। ये एक लैंग्वेज की कैटेगरी होती है, मशीन लैंग्वेज कह सकते हो इसे, या बाइनरी लैंग्वेज कह सकते हो, जो कंप्यूटर के द्वारा डायरेक्टली अंडरस्टूड की जाती है, कंप्यूटर जो समझता है वो लैंग्वेज होती है। इसके अंदर 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1, ठीक है। मीडियम लेवल लैंग्वेज, ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं होती है। एक असेंबली लैंग्वेज आई थी जिसे मिड लेवल कहते हैं, लेकिन मीडियम लेवल लैंग्वेज नहीं होती है, ठीक है। फिर आइए हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज, इन्हें शॉर्ट में HLL, हाई लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, जैसे C++, जावा, ये सब कैसी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। ये इंग्लिश जैसे स्टेटमेंट्स में लिखी जाती हैं, और फिर इन्हें बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, जिन्हें लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। जैसे कंपाइलर हो गया, ठीक है, इंटरप्रेटर हो गया, या असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए हमें असेंबलर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे पूछा है कि नोट अ कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज, तो इसका आंसर लगा देंगे मीडियम लेवल नहीं होती है। पूछा जाता है क्या होती है, तो हमारी लो लेवल और ये हाई लेवल 2 लेवल होते हैं, बोथ का ऑप्शन देना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे पूछा नहीं होती है तो मीडियम लेवल नहीं होती है। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइनेक्स कमांड। निम्नलिखित में से कौन सी लाइनेक्स की कमांड है। तो देखिए, CH मोड, है ना, चेंज मोड, ये परमिशन को चेंज करने के लिए यूज की जाती है। एक कर्ल कमांड है, DF है। तो आई होप इसका राइट आंसर हो जाएगा D, ऑल ऑफ द कमांड इन यूज इन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम।
ये जो सी एच मोड है ये फाइल्स और डायरेक्टरी जो होती हैं हमारे सिस्टम के अंदर, जो फोल्डर वगैरह होते हैं, डायरेक्टरीज होती हैं, उनकी परमिशन को चेंज करने के लिए यूज की जाती है। अब ये परमिशन कैसी होती है, जैसे किसी फाइल को हमने परमिशन दी है कि आप इसे सिर्फ रीड कर सकते हैं, ठीक है, तो आप उस फाइल के अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर आपके फाइल की परमिशन रीड है और आपको उसे चेंज करना है कि राइट भी करने की परमिशन देनी है, तो आप उसके चेंज मोड में जाके उसका मोड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कर्ल जो है, ये कर्ल इसका मतलब है क्लाइंट यूआरएल। इसका क्या मतलब है? क्लाइंट यूआरएल। क्लाइंट यूआरएल सर्वर से जो डेटा आएगा हमारा, सर्वर से डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, सर्वर से डेटा ट्रांसफर करने के लिए ये जो है यूज की जाती है, ठीक है। कर्ल सी यूआरएल बोलेंगे इसे, सी यूआरएल, यानी कि सी फॉर क्लाइंट और यूआरएल हो गया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो हमारा वेबसाइट का पेज होता है उसे यूआरएल बोलते हैं, ठीक है। उसको सर्वर से हमें डेटा को क्या करना है, ट्रांसफर करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। किसी वेब पेज को जैसे कोई वेब पेज है सर्वर पे और वहां से हमें कोई फाइल डाउनलोड करनी है, तो वेब पेज पे से HTML डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए CURL कमांड का यूज किया जाता है, DF। अब ये जो DF है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है डिस्क फ्री। इसका क्या फुल फॉर्म है? डिस्क फ्री। यानी कि डिस्क के अंदर जो हमारी हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर हमें ये देखना है कि कितना स्पेस है, कितनी जगह खाली है, स्पेस खाली है या स्पेस को चेक करने के लिए DF कमांड का हम यूज करते हैं। ये तीनों कमांड्स लाइनेक्स के अंदर, ठीक है, अलग अलग काम के लिए बहुत यूजफुल कमांड्स हैं, आप इनको अच्छे से याद रखना। एक लाइनेक्स एडमिन सर्वर पर काम कर रहा है, उसने CH मोड से क्या करा, फाइल की सिक्योरिटी सेट करी, CURL से क्या किया, उसने इंटरनेट से डेटा को फेच किया और DF से स्टोरेज चेक किया। ये तीनों कमांड्स उसके लिए टूलकिट की तरह काम कर रही थी और लाइनेक्स की असली ताकत यही तीनों कमांड्स हैं। अब हम अगले सवाल में जानेंगे, टर्मिनल विंडो को बंद करने के लिए सही कमांड कौन सा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। इसमें पूछा है कि टर्मिनल विंडोज को क्लोज करना है, तो उसके लिए कौन सी कमांड आप यूज करेंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110, ये सवाल विंडोज के टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ये इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, ठीक है। और जब आप विंडोज टर्मिनल को क्लोज करते हैं तो वहां पे कौन सी कमांड यूज की जाती है? तो देखिए इसका सही जवाब है आपका एग्जिट कमांड का हम यूज करते हैं। इसकी जो ट्रिक रहेगी, ट्रिक आप याद रख सकते हो, एग्जिट का मतलब होता है, ठीक है, बाहर निकलना। एग्जिट का क्या मतलब होता है? बाहर निकलना, है ना। आपको क्या करना है कि जो विंडो आप इस समय यूज कर रहे हो, जो टर्मिनल आप यूज कर रहे हो, आप उससे बाहर निकलने के लिए आपको एग्जिट टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। टर्मिनल एक कमांड लाइन इंटरफेस है। टर्मिनल क्या होता है हमारा? यह एक कमांड लाइन इंटरफेस है, CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, जहां यूजर क्या करता है, कमांड टाइप करके, वहां पे क्या करेगा, कमांड को टाइप करके यूज किया जाता है, ठीक है। अगर आप जैसे यहाँ पे देखेंगे, जो हमारे सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे क्लोज बटन होता है, तो हम इस पे क्लोज पे जैसे ही क्लिक करते हैं माउस से, तो हम अपनी विंडो को बंद कर देते हैं। लेकिन अगर जहाँ पे CLI बेस्ड होगा, कमांड लाइन इंटरफेस होगा, तो वहां पे ये ये वाला फीचर तो आएगा नहीं, क्योंकि ये आता है GUI में। तो वहां पे आपको क्या कमांड टाइप करनी पड़ेगी? एग्जिट। तब आप वहां से बाहर निकलेंगे। देखिए जब आप एग्जिट लिखकर एंटर बटन दबाओगे, ठीक है, तो आप क्या होगा, टर्मिनल सेशन क्लोज हो जाएगा। अगर मल्टीपल टैब ओपन है, मल्टीपल टैब ओपन है, तो सिर्फ और सिर्फ जो है, जो करंट वाली टैब होगी, सिर्फ वही करंट वाली जो टैब होगी वो बंद होगी, है ना। मान लीजिए 4 टैब है ओपन है, तो जब आप एक बार एग्जिट करोगे तो 3 ऐसे ही रह जाएंगी, एक बंद हो जाएगी जो करंट में होगी, ठीक है। इमेजिन करो आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और पेपर जो है फिनिश हो चुका है, ठीक है, पेपर फिनिश हो चुका है। अब बाहर जाने के लिए आपको कहाँ जाना है? एग्जिट गेट पर जाना है और एग्जिट गेट से ही निकलना होगा। उसी तरह टर्मिनल से बाहर निकलने के लिए भी आपको सिर्फ एग्जिट ही टाइप करना होता है। तो स्टूडेंट्स आपको याद रहेगा, टर्मिनल को क्लोज करने के लिए एग्जिट कमांड का यूज किया जाता है। अगले सवाल में जानेंगे फाइल डिलीट करने का सही कमांड
कौन सा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि एसएफएस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एफएसएफ की फुल फॉर्म आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ये याद होनी चाहिए। अगर आप गलती से कंफ्यूज हो गए हैं तो नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब सेम ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे एफ का मतलब होता है फ्री, ठीक है, एस का मतलब होता है सॉफ्टवेयर, और एफ का मतलब होता है फाउंडेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। देखिए ये है क्या, ये है एक नॉन प्रॉफिट, है ना। नॉन प्रॉफिट मतलब होता है जो ऐसी संस्था जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, 1985 ईस्वी में बनाई गई थी। और इसे जो बनाया था वो बनाया था रिचार्ड स्टॉलमैन। किसने बनाया था? रिचार्ड स्टॉलमैन ने शुरू किया था। ये फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे रिचार्ड स्टॉलमैन ने 1985 ईस्वी में शुरू किया था, ताकि ये जो है फ्री में आपको सॉफ्टवेयर मूवमेंट को सपोर्ट मिले, फ्री में लोग डाउनलोड कर लें और इसे यूज कर लें, ठीक है। ये जो फाउंडेशन है ये सॉफ्टवेयर, है ना, फ्री में सॉफ्टवेयर और पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा फाउंडेशन है ना, जहाँ पे आपको फ्री में सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। सोचो तुम्हारी क्लास में एक दोस्त कहता है कि मैंने जितने भी नोट्स बनाए हैं, ठीक है, वो जो है आपको सबको फ्री में मिलेंगे। वो अकेले नहीं बल्कि पूरी क्लास के लिए काम कर रहा है। बस यही काम करता है हमारा एफ फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ये सारी दुनिया के लिए, ठीक है, जितने भी लोग हैं उनके लिए फ्री में सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करता है, जिन्हें हम ओपन सोर्स के नाम से जानते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो प्रोवाइड करता है वो एफएसएफ फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, जिसका सोर्स कोड ओपन है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस पर बेस्ड होता है। देखिए सोचो स्टूडेंट, सोचो अगर कोई स्कूल है, ठीक है, अब स्कूल में वहां पे अगर प्रिंसिपल नहीं होंगे तो क्या होगा? हर टीचर अपनी मर्जी से क्लास ले जाएंगे, है ना, और पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर में भी एक प्रिंसिपल होता है, ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? कर्नल के नाम से जानते हैं। और कर्नल वह हिस्सा होता है, ठीक है, ये वह हिस्सा होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या करता है? इंटरफेस या कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कोई काम आएगा, ये बताएगा, सीपीयू से करवाएगा, फिर वापस से लेके जाएगा। देखिए कर्नल को हम क्या कहते हैं? जो हमारा लाइनेक्स है ना, या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कर्नल जो होता है ये हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ओएस। इसे हम फुल फॉर्म लिख देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे बॉडी बिना दिल के नहीं चलती है ना, हार्ट के नहीं चलती है, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम बिना कर्नल के नहीं चलेगा, ठीक है। देखिए इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक क्रिकेट टीम होती है, क्रिकेट टीम के अंदर कैप्टन डिसाइड करता है, ठीक है, एक कैप्टन होता है। और कैप्टन क्या करता है? ये डिसाइड करता है कि कौन सा प्लेयर कब आएगा और बैटिंग करेगा, कौन सा प्लेयर जो है बॉलिंग करेगा। वैसे ही कर्नल क्या करता है? कर्नल ये डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोग्राम कब चलेगा, कौन सी प्रोसेस पहले होगी, कौन सी प्रोसेस बाद में होगी, कितनी मेमोरी ये यूज करेगा, ये सारा काम भी कर्नल मैनेज करता है, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, ठीक है, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कर्नल के बेस पर काम करता है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज हैंडल ऑल द फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के सभी कार्य कौन संचालित करता है? तो देखो ये कई बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन। तो कंप्यूटर के जितने भी फंक्शंस हैं, ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही क्या किए जाते हैं? संचालित किए जाते हैं, या उनको ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हैंडल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा अभी क्वेश्चन नंबर 109 पे मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो मैं इसका ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मुझे इन्हें हटा देना चाहिए था इस पीपीटी में से, लेकिन बाई मिस्टेक रह गया है। तो इसका मैं डायरेक्टली आंसर बताता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइनेक्स कमांड, है ना, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द लाइनेक्स कमांड है। ये चेंज मोड है, परमिशन को चेंज करने। ये करंट यूआरएल बताता है ना, जो वेबसाइट से कुछ भी पेज वगैरह वेब पेज को डाउनलोड करने के लिए। और ये डिस्क ये डिस्क स्पेस को चेक करता है। तो ये सारे ही हमारी इंपॉर्टेंट हैं लाइनेक्स की कमांड्स।
इनका यूज किया जाता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 190 को देख सकते हैं डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फिर से ये वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए 160 में टर्मिनल को बंद करने के लिए विंडोज है ना, तो इसका एग्जिट आ जाएगा आंसर। मैं इसे छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है। SSTF का मतलब क्या होता है? SSTF स्टैंड फॉर, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जब भी हम हार्ड डिस्क से डेटा को एक्सेस करते हैं, क्या करते हैं? हार्ड डिस्क से, हार्ड डिस्क क्या होती है? जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है। तो जब भी आप हार्ड डिस्क से डेटा को क्या कर रहे हो? एक्सेस कर रहे हो, उसे डेटा को यूज करना चाह रहे हो, तो हार्ड डिस्क का जो हेड होता है, इसके अंदर एक हेड होगा, ये घूम घूम कर, ठीक है, उस डिस्क के डेटा तक हमें पहुंचाता है। अब सोचो, अगर बहुत सारी रिक्वेस्ट एक साथ आ जाएं, तो वो पहले किस सर्विस करनी चाहिए? इसी यहीं से आता है ये हमारा सवाल कि SSTF स्टैंड फॉर, ये क्या करता है? शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग। इसका क्या मतलब है? शॉर्टेस्ट सीक टाइम और फर्स्ट शेड्यूलिंग, मतलब कि जो सबसे कम डिस्टेंस वाला रिक्वेस्ट है, जो सबसे पास में से रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, सबसे पहले उसी को सर्विस दी जाएगी। अब ये डिस्क शेड्यूलिंग जो वर्ड आया है, ये क्या होता है? ये डिस्क शेड्यूलिंग एक एल्गोरिदम होती है। ये हमारी जो हार्ड डिस्क है उसके हेड के घूमने की एफिशिएंसी को बढ़ा देती है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है कौन सी रिक्वेस्ट सबसे पास से आई है, और उसी को सबसे पहले पूरा किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शॉर्टेस्ट, एस फॉर सीक, टी फॉर टाइम, और फर्स्ट शेड्यूलिंग। मान लो आप कैंटीन में खड़े हो, ठीक है, कैंटीन जहाँ पे हम चाय नाश्ता वगैरह करते हैं, स्कूल कॉलेज के अंदर कैंटीन होती है। कैंटीन में खड़े हो और बहुत सारे बच्चे जो हैं स्नैक मांग रहे हैं, ठीक है। अब कैंटीन वाला, देखिए कैंटीन में यहाँ पे 1 2 3 4 5 सब इस तरीके से खड़े होंगे। तो सबसे पहले वो किसे कैंटीन वाला स्नैक्स देगा, है ना, चिप्स वगैरह अगर ले रहा है कोई, तो जो उसके पास सबसे पास में खड़ा होगा, ठीक है, तो उसको पहले दिया जाएगा। वैसे ही हार्ड डिस्क के अंदर जो हेड है, जो रिक्वेस्ट सबसे पास से आएगी उसी को एक्सेस करेगा। मान लीजिए ये यहाँ से आ रही है तो इसे बाद में करेगा, पहले इस वाली जो नजदीकी रिक्वेस्ट है, ठीक है, उसको सर्विस प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से, है ना, कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है आपको ये बताना है। अगर आप लोगों को पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए विंडोज फोन आए, ये जो विंडोज फोन थे, ये नोकिया कंपनी ने लॉन्च किए थे, और इनके अंदर जो विंडोज थी वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज की गई। ये इतने पॉपुलर नहीं हुए, है ना, विंडोज फोन फेल हो गए, जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट और नोकिया भी फेल हो गई थी, फेल हो गए थे ये फोन। फिर एंड्रॉइड, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि ये गूगल के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड जो है ये लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अंदर लाइनेक्स के जो गुण हैं वो उनके आधार पर इसको बनाया गया है, और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। सारी कंपनियां आज की डेट में लगभग एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रही है, चाहे वो सैमसंग हो, ठीक है, चाहे वो ओप्पो हो, वीवो हो, है ना, मोटरोला हो, ये सब कंपनियां अब एंड्रॉइड बना रही है। नोकिया भी अब एंड्रॉइड पर शिफ्ट हो गया है। बड़ा ओएस ये जो है सैमसंग कंपनी के द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, लेकिन ये इतना प्रचलित नहीं हुआ। तो ये सारे के सारे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? देखिए यहाँ पे नोट लिखा हुआ है तो क्लियरली आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो देखिए जो अवस्थ है ये एंटीवायरस होता है, एवीजी है ये भी एक एंटीवायरस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एएमजी वर्ड आया। अब एएमजी नाम का कोई एंटीवायरस मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। नोड 32 भी होता, ठीक है। तो इसमें पूछा गया नोट एंटीवायरस, तो यहाँ पे हम एएमजी आंसर टिक कर देंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो पॉपुलर हमारे एंटीवायरस हैं, ठीक है, अब पॉपुलर एंटीवायरस जो हैं वो मोस्टली इंटरनेशनल कंपनीज बनाती हैं, जिन्हें आप मल्टीनेशनल कंपनीज एमएनसीज भी कह सकते हैं।
एमएनसीज की फुल फॉर्म होती है मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है। अब उनके नाम बहुत कॉमन हो सकते हैं, अगर कोई नाम आपको अजीब लगे या सुनने में, तो वो फेक होगा। जैसे एएमजी है ना, अलग है। नोड 32 जो है, ये ई सेट वाली कंपनी ने बनाया है, ठीक है। इसका ई सेट कंपनी के द्वारा बनाया गया एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अवस्त जो है, ये बहुत पॉपुलर एंटीवायरस है और ये फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये फ्री आता है इंटरनेट पे, आपको फ्री में मिल जाएगा। एवीजी ये काफी पुराना एंटीवायरस है, ठीक है, और ओल्ड एंटीवायरस है, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं लोगों ने। तो ये सब हमारे जान पहचान वाले हैं, लेकिन एएमजी नाम का कोई एंटीवायरस इंडस्ट्रीज में नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा एट्रीब्यूट, विच एट्रीब्यूट है ना, कौन सा एट्रीब्यूट फाइल को देखने की अनुमति देता है लेकिन एडिट करने की नहीं। तो विच एट्रीब्यूट अलाउ द यूजर, ठीक है, यूजर कौन होता है, जो यूज करने वाला है, टू व्यू बट नॉट एडिट द फाइल। देखिए जो यूजर है, अब यूजर ने कोई फाइल बनाई है, ठीक है। अब जब हम उस फाइल को बनाते हैं, ठीक है, हमने वो अपने हाथ से टाइप करी है, अब हम इसके अंदर है ना, एट्रीब्यूट एक परमिशन होती है। एट्रीब्यूट क्या होती है, परमिशन होती है, कि हम उस फाइल को कुछ परमिशन देना चाहते हैं। जैसे ये जो फाइल बनाई है, मैं ये चाहता हूं कि इसे कोई भी जो है सिर्फ पढ़े, है ना, पढ़े, या उसे सिर्फ और सिर्फ व्यू करे, क्या करे, देखे और व्यू करे, उसके अंदर एडिटिंग ना करे, यानी कि कुछ उसके अंदर डिलीट ना हो, कुछ उसके अंदर चेंजेस ना हो। तो हम उसके अंदर कौन सी परमिशन लगाएं कि जिससे उस वो सिर्फ देखी जा सके, उसके अंदर कोई भी एडिट ना कर पाए। तो देखिए हिडन एक जो एट्रीब्यूट है, ये क्या करता है, ये आपकी फाइल को छुपा देगा। सिक्योरिटी क्या करेगा, ये उसके अंदर एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देगा, कि आप उसके अंदर पासवर्ड डालेंगे तभी वो ओपन हो पाएगी। रीड ओनली एट्रीब्यूट क्या होता है, ये ऐसा एट्रीब्यूट होता है कि इसमें जो यूजर है वो केवल आपकी फाइल को व्यू कर सकता है और उसे रीड कर सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ रीड ओनली, तो इसे केवल वो रीड करने के काम में लेगा, इसके अंदर एडिटिंग नहीं कर सकता, ना ही उसमें कुछ चेंज कर सकता, ना ही उसके अंदर कुछ डिलीट कर सकता। तो यहाँ पे रीड ओनली एट्रीब्यूट है ना, रीड कर सकते हो, राइट या एडिट नहीं कर सकते। ये जो शेयरिंग होता है, फाइल को नेटवर्क पर शेयर करने के लिए इस ऑप्शन का यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा एट्रीब्यूट लगेगा, रीड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 120। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ द प्रोग्राम सेटअप फाइल। निम्नलिखित में से, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा प्रोग्राम सेटअप फाइल का एग्जाम्पल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम सेटअप फाइल। देखिए प्रोग्राम सेटअप, आप जब भी कभी अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको एक उसका सेटअप फाइल चाहिए होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सी फाइल है जो सेटअप फाइल है, जिसे हम देख के पहचानने की वो जो है सेटअप फाइल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम पहचानेंगे एक्सटेंशन से। एक्सटेंशन क्या होती है, ये फाइल की पहचान करने के लिए होती है। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ word.doc, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये जो है फाइल डॉक्यूमेंट टाइप है, ठीक है। इसमें पूछा है प्रोग्राम सेटअप फाइल कौन सी है, तो ये तो नहीं है, ये फोटोशॉप है .psd। पीएसडी का मतलब होता है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, ये फोटोशॉप की डॉक्यूमेंट फाइल है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट फाइल, जिसके अंदर आप एडिटेबल इमेज को सेव करते हैं। यहाँ पे ये है crom.exe। जो exe फाइल होती है उन्हें हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल। और यही हमारी सेटअप फाइल भी कहलाती है। जो प्रोग्राम आप इंस्टॉल करना चाहते हो, आपको क्या करना है, उसके अंदर देखना है कि .exe फाइल कहाँ पे है, क्योंकि ये एग्जीक्यूट होगी और इसी को हम इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये नोटपैड आरटीएफ है। ये आरटीएफ होती है हमारी रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, जो कि एमएस वर्ड, जो वर्ड पैड आता है ना, ये उसके द्वारा बनी हुई फाइल होती है। तो ये भी इसका आंसर सही नहीं है। इसका राइट आंसर है हमारा crom.exe, क्योंकि यही सेटअप फाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है गलत तरीके से इनपुट की गई जानकारी को किसके रूप में संदर्भित किया जाता है। यानी कि इंफॉर्मेशन दैट इज इनकरेक्टली, यानी कि गलत तरीके से इनपुट इज रेफर टू एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे कंप्यूटर में अगर आपने कोई गलत तरीके से कोई फाइल या डेटा को इनपुट कर दिया है, तो उस जानकारी को
किस रूप में हम संदर्भित करेंगे। देखिए स्टूडेंट, कंप्यूटर सिस्टम में डेटा जो है हमेशा उतना ही सही होता है जितना सही तरीके से आप उसे इनपुट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप डेटा को गलत इनपुट करेंगे तो उसके अंदर गलत इंफॉर्मेशन जाएगी। अगर इंसान डेटा को एंटर करते समय गलती कर दे, सिस्टम चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, आउटपुट उसका गलत ही आएगा। अगर आपका इनपुट गलत होगा, ठीक है, तो आपका आउटपुट भी कैसा आएगा, गलत आएगा। गलत तरीके से इनपुट किए हुई जानकारी को हम कहते हैं ह्यूमन एरर, क्योंकि ये इंसान के द्वारा गलत तरीके से एंटर किया गया है या उसकी गलती के कारण डेटा एंटर हुआ है, तो ये कहलाएगा हमारा ह्यूमन एरर। क्योंकि इसमें जो गलती है वो मशीन की नहीं है, मशीन मीन्स कंप्यूटर की या सिस्टम की गलती नहीं है, बल्कि डेटा डालने वाले इंसान की गलती होती है, इसलिए इसे ह्यूमन एरर कहते हैं। अब ये ट्रांसक्रिप्शन एरर जो है ये क्या होता है, जब एक जगह से डेटा को हम कॉपी कर रहे होते हैं, ठीक है, तो मिस्टेक हो जाती है, तो वो ट्रांसक्रिप्शन एरर कहलाता है। ट्रांसपोजिशन एरर क्या होता है, जब हम नंबर या करेक्टर की जगह बदल जाए, जैसे आपको 132 लिखना था, आपने 123 लिख दिया, तो इसकी जो है पोजीशन बदल गई, यहाँ पे 3 बाद में आया, यहाँ पे 3 पहले आना था। ट्रबल शूटिंग एरर, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय गलती करना है, जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो वहां पे कोई गलती आ रही है, वो ट्रबल शूटिंग एरर कहलाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ह्यूमन एरर, याद रखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते। चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप रिलेट करना। मान लो आप एग्जाम आंसर, सोचो एग्जाम में तुमने आंसर सही जाना था, यानी कि गलती ओएमआर शीट में थी, रॉन्ग, आपने रॉन्ग गोला भर दिया था, मशीन ने वही रॉन्ग गोला रीड कर लिया, और गलती मशीन की नहीं है बल्कि स्टूडेंट की है, जो कि उसने गलत गोले पे टिक किया था, ठीक है, तो ये ह्यूमन के द्वारा की गई गलती है, इसलिए ये ह्यूमन एरर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट एप्लीकेशन डू यू यूज टू क्लोज नॉन रिस्पॉन्सिव प्रोग्राम। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नॉन रिस्पॉन्सिव प्रोग्राम होते हैं या ऐसे प्रोग्राम जो हैंग हो जाते हैं, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उनको हमें क्लोज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस एप्लीकेशन को हम कैसे बंद करें। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। देखिए जब हम कंप्यूटर यूज करते हैं तो कभी कभी ज्यादा यूज होने के बाद कंप्यूटर हैंग हो जाता है, स्क्रीन जो है वो फ्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, स्क्रीन फ्रीज हो जाती है, कर्सर चिपक जाता है, माउस के लिए काम नहीं करता है, और कोई प्रोग्राम नोट रिस्पॉन्डिंग आपको मैसेज शो करता है कि वो प्रोग्राम अब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, नॉट रिस्पॉन्डिंग आपको मैसेज दिखाता है, तब सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। अब सवाल ये है कि ऐसे समय में जब ये नॉन रिस्पॉन्डिंग दिखा रहा है तो हम इस प्रोग्राम को क्या करना चाहेंगे, इसे हम क्लोज करना चाहेंगे कि बंद कर। तो यह काम करने के लिए हम टास्क मैनेजर का यूज करते हैं, क्योंकि टास्क मैनेजर में जाके हम उस प्रोग्राम को सिलेक्ट करके इसे, इस टास्क को हम एंड टास्क कर सकते हैं। जैसे ही हम एंड टास्क पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा। इसे कैसे याद रखेंगे, प्रोग्राम हैंग हुआ, ठीक है, प्रोग्राम हैंग हुआ, मैनेजर को बुलाओ। अब मैनेजर कौन है, हमारा टास्क मैनेजर, क्योंकि काम कर रहा था, मैनेजर को बुलाओ। अब कौन से मैनेजर को बुलाएंगे हम, यहाँ पे टास्क मैनेजर को बुलाएंगे। अब ये क्या करेंगे, जैसे क्लासरूम में स्टूडेंट शोर मचाते हैं तो हम टीचर्स को बुला के लाते हैं मैनेजर की तरह, वैसे ही सिस्टम को संभालने के लिए हमारे पास क्या होता है, टास्क मैनेजर होता है, जो हर टास्क को मैनेज करता है। अब जो नहीं रेस्पॉन्ड कर रहा होगा तो उसे हम एंड टास्क कर देंगे, इससे क्या होगा, वो प्रोग्राम हमारा क्लोज हो जाए, फोर्सफुली हम उसे बंद कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एप्लीकेशन डू यू यूज टू क्लोज, ये सेम रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, नॉन रिस्पॉन्सिव प्रोग्राम, तो इसका आंसर हो जाएगा टास्क मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 124, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच सिस्टम सेटिंग यू अलाउ टू चेंज द स्क्रीन रेजोल्यूशन। देखिए स्क्रीन रेजोल्यूशन जो होता है वो हमारा स्क्रीन की जो साइज है उसको डिफाइन करता है, ठीक है, कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उस पर सब कुछ कितना क्लियर दिखाई देगा, ये हमारे उसके रेजोल्यूशन पर डिपेंड करता है। उसकी रिजोल्यूशन में कभी कभी आपका जो टेक्स्ट है वो बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देने लगेगा, कभी कभी बहुत छोटा हो जाता है। तो स्क्रीन रिजोल्यूशन को हम चेंज करके, है ना, अपनी सेटिंग्स को
घटा या बढ़ा सकते। तो ये जो है डिस्प्ले सेटिंग में आपको मिलता है। आप डेस्कटॉप पे जाएंगे डिस्प्ले सेटिंग के अंदर, और उसके अंदर आपको रेजोल्यूशन सेटिंग मिलेगी, जहां पे आप स्क्रीन रेजोल्यूशन को चेंज कर पाएंगे। देखिए मैं दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले आप डेस्कटॉप पर जाएंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ऑप्शन डिस्प्ले सेटिंग। इस डिस्प्ले सेटिंग पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डिस्प्ले सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ये जो है डिस्प्ले रेजोल्यूशन 1920 बाई 1080 है, 1080 कह देते हैं। अब मैं इसका रेजोल्यूशन अगर कम करता हूँ तो देखो ये कैसा बेकार सा इसका इंटरफेस हो गया। मैं इसे वापस से वही 1920 वाला कर देता हूँ, तो वापस से ये सही हो गया। तो यहाँ से आप अलग अलग रेजोल्यूशन को कर सकते, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा गाइस कहाँ से आप रेजोल्यूशन सेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये इस क्लास का, आज के इस वीडियो का आखिरी सवाल है। चलिए इसे जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच इज द फॉलोइंग शॉर्टकट की टू यूज ओपन द टास्क मैनेजर। जो टास्क मैनेजर टास्क को एंड करने के लिए यूज किया जाता है, अगर हमें उसे शॉर्टकट तरीके से ओपन करना है तो हम उसे कैसे ओपन करेंगे। तो देखिए बेसिकली इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट बटन, ठीक है। लेकिन अगर कई बारी आपके सामने ऑप्शन नहीं हो ये वाला, तो आप इसको यूज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, ठीक है। डायरेक्टली टास्क मैनेजर इससे आपका ओपन हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप बटन दबाएंगे हम, तो देखिए ये हमारा टास्क मैनेजर डायरेक्टली आ गया। यहाँ पे जो भी टास्क हमारे ये चल रहे हैं, है ना, मुझे जो भी टास्क को बंद करना है, सपोज मुझे क्रोम नहीं चलाना, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, यहाँ से एंड टास्क कर दूंगा, तो ये यहाँ पे बंद हो जाए। ओके गाइस, तो स्टूडेंट आज हमने कवर किए हैं 101 से लेके 125 तक के 25 इंपोर्टेंट एमसीक्यू, जिसमें हमने आसान ट्रिक्स और मजेदार स्टोरीज के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। अब आपकी बारी है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा सवाल आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते हैं अगली क्लास में पार्ट 6 में, और नए सवाल नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप वॉच।